चीन के शिनजियांग क्षेत्र से शुरू हुई कहानी थाईलैंड की शरणार्थी नीति से जुड़ी और आखिरकार बैंकॉक के सबसे बड़े बम धमाके तक पहुंच गई। क्या यह सिर्फ एक आतंकवाद का मामला है या इसके पीछे चीन उइगर संघर्ष की लंबी कहानी छिपी हुई है? हाल ही में दो उइगर मुस्लिम को थाईलैंड के ब्रह्मा मंदिर में बम ब्लास्ट में दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। थाईलैंड की एक अदालत में 2015 के बैंकॉक बम धमाके के मामले में दो उइगर मुस्लिम आरोपियों को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। यह धमाका बैंकॉक के प्रसिद्ध इरविन श्राइन यानी कि जिसे भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है, उसमें यह फैसला शुरू हुआ, यानी कि उसमें जो है ये धमाका जो है हुआ था और यह थाईलैंड के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। यानी कि 2015 में ये जो है हमला हुआ था और उसमें जो है दो आरोपी पाए गए थे और अब तक जो है केस चला और उसके बाद जो है अब जो है सज़ा सुनाई गई है। अब हम देखें तो 2015 में क्या हुआ था। 17 अगस्त 2015 को की शाम के समय मंदिर परिसर में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था। परिणाम क्या हुआ उसका कि 20 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी और 120 लोग जो है उससे भी अधिक लोग जो है घायल हुए थे। मृतकों में थाईलैंड के जो नागरिक हैं, उनके अलावा चीन और हांगकांग, मलेशिया और अन्य देशों के जो नागरिक हैं वो भी इसमें शामिल थे। इस हमले में थाईलैंड के पर्यटक उद्योग जो है उसमें बड़ा झटका लगा था, यानी कि जो यहाँ पर पर्यटन से जो दूसरे देशों से लोग आते हैं उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि काफ़ी देशों के जो नागरिक थे उनकी मृत्यु हुई थी इसमें और काफ़ी ज़्यादा लोग भी जो इसमें घायल हुए थे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अदालत ने क्या फैसला दिया है। अब अदालत ने माना है कि दो आरोपियों के खिलाफ जो है एक तरीके से पर्याप्त सबूत मौजूद हो गए हैं। अदालत के अनुसार अगर हम देखें तो सबूत क्या है? सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट, विस्फोट सामग्री से जुड़े साक्ष्य और अन्य तकनीकी और फोरेंसिक प्रमाण। इन आधारों पर दोनों को हत्या और हत्या के प्रयास, उसके साथ ही विस्फोट रखने का दोषी माना गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। अब हम देखें यहाँ पर जो आरोपी हैं उनका क्या कहना है। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। उनका कहना है कि हमला उन्होंने नहीं किया है, उनसे जबरन जो स्वीकारोक्ति कराई गई थी और अदालत ने बचाव पक्ष की कुछ दलीलों पर जो है पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और अब दोनों उच्च जो अदालत है उसमें अपील करेंगे। यानी कि अभी यहाँ पर उनका जो केस है वो यहाँ पर निचली अदालत में चल रहा था, अब जो है उच्च अदालत में जो है वो अपना केस को अपील करेंगे। उसके साथ अगर हम देखें तो जो उइगर मुस्लिम है वो कौन है? उइगर एक तुर्की मूल का मुस्लिम समुदाय है। इनकी प्रमुख विशेषता है ये ज़्यादातर जो है जो सुन्नी मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी होते हैं, जिसमें सुन्नी मुसलमान ज़्यादातर ये जो है उइगर होते हैं। इनकी अपनी भाषा होती है, इनकी अलग अपनी संस्कृति होती है। इनकी संस्कृति चीन की बहुसंख्यक हान आबादी से अलग है, यानी कि चीन की जो आबादी है उससे इनकी जो संस्कृति है वो अलग है। वे मुख्य जो रूप से जो है चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहते हैं, जो कि यहाँ पर पश्चिम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो शिनजियांग क्षेत्र, वहाँ पर ये लोग जो है रहते हैं। और शिनजियांग क्या है? शिनजियांग चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित एक विशाल क्षेत्र है। इसका महत्व क्या है अगर हम देखें तो चीन की कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/6 भाग जो है वो शिनजियांग क्षेत्र है। उसके साथ ही ये जो है तेल, गैस और खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर तेल, गैस और जो खनिज संसाधन है वो यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पर चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहाँ पर यहीं पर चलती है, यानी कि एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है शिनजियांग क्षेत्र को। मध्य एशिया में कई देशों से जुड़ा हुआ है यह जो इनिशिएटिव है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गैस संसाधन, तेल और यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चीन और उइगर जो हैं उनके बीच में विवाद की शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि अगर हम बताएं तो चीन जो है और इनके जो उइगर मुस्लिम हैं उनके बीच में विवाद काफ़ी समय से बना रहता है। उइगरों को कहना है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता सीमित की जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो उइगर है और जो शिनजियांग क्षेत्र है और इसके साथ ही एक और क्षेत्र है जो यहाँ पर दोनों अपने आप में एक तरीके से स्वतंत्र देश हैं। इनकी अलग जो है अदालत होती है और इनका सब कार्य जो है अलग है। केवल जो है विदेशों से जुड़े जो भी यहाँ पर फैसले होते हैं वो यहाँ पर चीन लेता है।
इसके साथ ही इनकी भाषा भी अलग है, इनकी संस्कृति भी अलग है। तो इसीलिए अब जो है इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो सीमित की जा रही है, इनकी भाषा और संस्कृति पर दबाव डाला जा रहा है। शिनजियांग में हॉन्जिन आबादी बढ़ाकर जनसंख्या संतुलित जो संतुलन है वो बदला जा सकता है, यानी कि जो चीनी आबादी है उसको बढ़ाकर जनसंख्या का संतुलन जो है वो बदला जा सकता है। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि जो कुछ उग्रवादी एंड जो अलगाववादी संगठन है वो क्षेत्र में हिंसा फैला रहे हैं, यानी कि चीन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ जो संगठन है अलगाववादी और उग्रवादी वो यहाँ पर क्षेत्र में हिंसा फैला रहे हैं। और जो शिनजियांग वाला क्षेत्र है वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम देखें तो चीनी आबादी को बढ़ाकर जो जनसंख्या है उसका संतुलन जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद रोकने के लिए भी यहाँ पर बड़े कदम जो है उठाने ज़रूरी हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो चीन की जो आधिकारिक पक्ष है वो क्या है। चीन का कहना है कि शिनजियांग में आतंकवाद और कट्टरपंथ की समस्या देखने को मिलती है। सरकार ने वोकेशनल एजुकेशन सेंटर भी यहाँ पर बनाए हैं ताकि इन पर जो है नियंत्रण पा सके और जो वहाँ के लोग हैं उनको शिक्षित कर सके। इन केंद्रों में लोगों को रोजगार और शिक्षा देना जो सरकार है उसका उद्देश्य रखा गया है। इससे आतंकवादी घटनाओं में कमी आएगी क्योंकि लोग जो है शिक्षित होंगे और जो है इस प्रकार के जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो मानवाधिकार संगठन उसके द्वारा क्या आरोप लगाया गया है, यानी कि जो मानवाधिकार संगठन है उसके द्वारा क्या आरोप लगाया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पश्चिमी देश जो है आरोप लगाते हैं कि लाखों उइगरों को हिरासत शिविरों में रखा गया है, यानी कि शिविर यानी कि जो डिटेंशन सेंटर हैं उनमें यहाँ पर रखा गया है। धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और निगरानी बहुत कड़ी की गई है, यानी कि जो यहाँ पर उइगर मुस्लिम हैं उन पर बहुत ज़्यादा निगरानी की जाती है। उसके साथ ही उनकी संस्कृति की पहचान जो है वो भी कमज़ोर की जा रही है। चीन इन आरोपों को जो है खारिज करता है और इन्हें पश्चिमी देशों का राजनीतिक प्रचार बताता है, यानी कि जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जो पश्चिमी देशों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं उनको चीन जो है वो खारिज करता है और वो कहता है कि ये जो पश्चिमी देश हैं ये अपनी राजनीति का जो है प्रचार करना चाहते हैं। उसके साथ जो थाईलैंड जो उइगर थाईलैंड है वो कैसे पहुँचे, यानी कि जो उइगर मुसलमान है वो थाईलैंड कैसे पहुँचे। 2014-15 के दौरान उइगर चीन छोड़कर जो है तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर इनके अधिकारों को जो है सीमित किया जा रहा था, क्योंकि इनका मानना था कि तुर्की में उन्हें बेहतर सुरक्षा मिल सकती है, उनकी संस्कृति जो है वो एक तरीके से सुरक्षित रह सकती है क्योंकि तुर्क और जो उइगर हैं उनकी संस्कृति जो है वो मिली जुली है, यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती है। और यहाँ पर चीन में उनकी संस्कृति जो है वो सीमित की जा रही थी, उनकी उसके साथ ही उनकी धार्मिक पहचान है उसको भी एक तरीके से सीमित किया जा रहा था। तो इनका यही मानना था कि जो तुर्क वाले क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो संस्कृति है और उइगर मुसलमानों की जो संस्कृति है वो सेम है, तो इसीलिए इनकी जो सुरक्षा है वहाँ पर अच्छे से हो सकती है। अब थाईलैंड जो है बीच में कैसे आया, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो उइगर मुसलमान है ये जो है थाईलैंड नहीं गए थे, यहाँ पर ये जो है तुर्की गए थे। थाईलैंड में 2015 में जब सैकड़ों उइगर जो है प्रवासी हिरासत में ले लिया गया, इसके बाद दो समूह बने। कुछ उइगरों ने को तुर्की भेज दिया गया और 100 से ज़्यादा जो उइगर हैं उनको चीन वापस भेज दिया गया। यहीं से जो है विवाद शुरू हो गया, यानी कि जब यहाँ पर जो थाईलैंड है, थाईलैंड में कुछ उइगर्स जो है वो रहते थे, उनको यानी कि जो प्रवासी उइगर्स थे उनको हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद दो समूह बने थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ को तुर्की भेज दिया गया और कुछ को जो है चीन भेज दिया गया। यहीं से जो है विवाद की शुरुआत हुई। और चीन को वापस भेजने पर विवाद क्यों हुआ, मानवाधिकार संगठन का कहना है कि चीन जब लौटे उइगर संगठन यानी कि उइगर मुसलमान जो है वो अगर जब चीन लौटे थे तो उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया था, उन्हें उनके साथ जो है निष्पक्ष तरीके से न्याय नहीं मिला उनको। और इसके साथ ही लेकिन थाईलैंड ने कहा है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों और चीन के साथ समझौते के अनुसार काम किया जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर थाईलैंड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है और जो चीन के समझौते हैं उसके अनुसार काम किया जाएगा और उसके अनुसार ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। उसके साथ अगर हम देखें तो बैंकॉक धमाका और जो उइगर मुस्लिम है उनका मुद्दा कैसे जुड़ा। सिर्फ एक महीने बाद यानी कि जब अगस्त में 2014-15 में क्या हुआ था कि जब ये वहाँ से प्रवासी करके यहाँ पर तुर्की और जो थाईलैंड है वहाँ पर चले गए थे, तो फिर एक महीने बाद जो है बैंकॉक में इरविन शाइन में बम धमाका हुआ।
कुछ एजेंसियां और विशेषज्ञों का अनुमान लगाया गया है कि ये जो है संभावित कारण, यानी कि जो थाईलैंड द्वारा उइगर जो मुस्लिम थे उनको चीन भेजने से नाराज लोगों ने बदले की जो कार्रवाई है उसके रूप में यहाँ पर ये धमाका जो है वो किया है। यानी कि जो यहाँ पर कुछ एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये माना जा रहा था कि जो ये हमला हुआ है, जो यहाँ पर थाईलैंड से प्रवास करके चीन उइगरों को भेजा गया था, उनके वो जो है नाराज थे और उनके द्वारा ही अपने बदले की कार्रवाई के रूप में ये जो हमला है वो किया जाए। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो किसी भी संगठन ने कोई भी आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली थी इसकी कि किसने यहाँ पर जो ये बॉम्ब है, ये ब्लास्ट है जो यहाँ पर हुआ है। इसीलिए अभी भी यह संभावित सिद्धांत माना गया है और वो पूरी तरीके से जो इसके सबूत हैं वो अभी भी नहीं मिले, यानी कि इसके तरीके से जो तथ्य है वो अभी भी शामिल नहीं हुए थे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो चीन थाईलैंड संबंधों पर इससे क्या असर पड़ा। चीन चाहता है कि उइगरों को वापस जो है चीन भेजा जाए और उनकी जो सुरक्षा है उनको सहयोग को बढ़ावा मिले, यानी कि उनको जो है सुरक्षा मिली जाए और उनके साथ ही उनके जो संस्कृति है उसका सहयोग किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। थाईलैंड चाहता है चीन के पास अच्छे आर्थिक जो संबंध है वो बने हैं, यानी कि जो थाईलैंड है वो ये चाहता है कि उसके चीन के साथ जो अच्छे आर्थिक संबंध बने और पर्यटन और निवेश भी प्रभावित ना हो। इसलिए थाईलैंड के फैसले को कुछ विशेषज्ञ चीन के दबाव और कूटनीतिक संबंधों से भी जोड़ते देखते हुए हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो अब यह फैसला जो है अदालत में क्यों पहुंचा, यानी कि जो यहाँ पर बम धमाका हुआ ये अब अदालत में क्यों पहुंचा। 11 साल बाद अदालत ने 2 उइगर आरोपियों को जो यहाँ पर आरोपी हैं उनको दोषी माना और मौत की सज़ा सुनाई। और 3 बड़े इस सज़ा से जो है 3 बड़े संदेश मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले सुरक्षा संदेश। थाईलैंड दिखाना चाहता है कि आतंकवादी हमलों पर सख्त कार्रवाई होगी, यानी कि किसी भी प्रकार का आतंकी हमला होता है तो उस पर सख्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। और चीन का संदेश है, चीन इसे आतंकवाद के खिलाफ और जो है खिलाफ कार्रवाई की सफलता के रूप में देखता है, यानी कि जो चीन है उसका ये मानना है कि जो आतंकवाद यहाँ पर बढ़ रहा है उसके खिलाफ ये जो है थाईलैंड ने कार्रवाई की है। उसके साथ ही मानवाधिकार बहस, यानी कि जो मानवाधिकार संगठन है उनके द्वारा अभी भी मुकदमे और मौत की सज़ा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके द्वारा अभी भी कहा जा रहा है कि क्या वो जो जिनको यहाँ पर आरोपी माना गया है वो आरोपी हैं भी या नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर जिनको आरोपी माना गया है, जो दोषी हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का जो बम धमाका है वो नहीं किया है। अब हम देखें तो मुकदमा जो है 11 साल बाद, यानी कि ये जो बम धमाके हैं इसको 11 साल क्यों लगे इसके मुकदमे को, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। यानी कि अगर हम देखें तो सैकड़ों गवाह, हजारों दस्तावेज, भाषा और अनुवाद की समस्या के कारण और अदालत की प्रक्रिया, कोविड-19 की महामारी के कारण जो है इस फैसले में देरी हुई। इसी वजह से फैसला आने में जो है 11 साल जो है वो लग गए। ये कारण जो है इसमें बताए जा रहे हैं कि इसके कारण जो है इस फैसले में 11 साल लग गए हैं। अब हम देखें तो जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। एक पक्ष मानता है कि हमला उइगरों की चीन वापसी के विरोध से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी मानता है कि जो पूरे नेटवर्क है उसकी भूमिका अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आरोपियों के द्वारा अभी भी ये नहीं साबित हुआ है कि उन्होंने ही ये जो बम धमाका है ये किया है। अदालत के द्वारा लेकिन सज़ा सुना दी गई है। हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड आज भी, यानी कि मास्टरमाइंड जो है उस पर आज भी सवाल बने हुए हैं कि कौन इस हमले के पीछे है। अब इससे भारत पर क्या महत्व पड़ेगा, यानी कि अगर हम देखें तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है। सुरक्षा सबक, यानी कि पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी भी जो है ऐसे हमले हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो भारत में भी जो लाल किला है जिस पर दिल्ली में हमला हुआ था, और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किसी भी देश को प्रभावित कर सकता है, यानी कि कोई भी आतंकवाद जो है वो किसी भी देश की जो एक तरीके से सुरक्षा है उसको प्रभावित कर सकता है। उसके साथ ही कूटनीतिक सबक, यानी कि शरणार्थी और जो मानवाधिकार के मुद्दे कई बार जो है सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही बड़े आतंकवादी मामलों में जाँच और मुकदमे लंबे समय तक चल सकते हैं। कोई भी बड़ा आतंकवादी मामला होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जाँच जो है वो चल सकती है। निष्कर्ष क्या है, यह मामला केवल बम धमाके का नहीं
बल्कि इसमें आतंकवाद, उइगर मुस्लिम विवाद और उसके साथ ही मानवाधिकार, शरणार्थी नीति और न्यायिक प्रक्रिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा है। अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई है, लेकिन अपील की प्रक्रिया अभी भी बाकी है, यानी कि उनके द्वारा अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। इसलिए कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, अभी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो आने वाले समय में हम बताएंगे कि कौन जो है इसका असली दोषी है और कौन नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो जिनको यहाँ पर सरकार जो यहाँ पर अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई है कि वो 2 आरोपी हैं, तो क्या वो आरोपी हो सकते हैं या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।